जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जैसे एकेडमिक द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़े, उसी को आज हम लोग कवर करेंगे। उसी का क्लास नंबर 3 2 क्लास अपडेट हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पे डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बना दिए, प्लेलिस्ट में आपको लगातार क्लास मिलते जाएंगे। चलिए सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है और सेट नंबर 3 में हम लोग कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स का पोर्शन। 25 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी रहेगा और करंट अफेयर्स रहेगा 25 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन एक समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक है समष्टि अर्थव्यवस्था और एक है व्यष्टि। क्या है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था। ठीक है। और अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटने वाले वैज्ञानिक या अर्थशास्त्री का नाम है रैगनर फ्रीस। क्या नाम है? रैगनर फ्रीस। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, समष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थव्यवस्था में एक छोटा सा अंतर आपको बताते हैं, जिससे कि आप आसानी से आगे जाके पहचान सके क्वेश्चन को। समष्टि अर्थव्यवस्था जो होगा वो संपूर्ण को लेके चलेगा, संपूर्ण देश, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, इस प्रकार से लेके चलेगा। लेकिन व्यष्टि अर्थव्यवस्था जो होगा वो सिर्फ किसी एक चीज़ को, मतलब किसी पार्टिकुलर चीज़ को लेके चलेगा, या फिर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, पर्सन, जो भी लीजिए, उसको लेके चलेगा अर्थव्यवस्था में, तो उसे बोलते हैं व्यष्टि अर्थव्यवस्था। जैसे अगर समष्टि पे हम लोग एक कार का उदाहरण लें, तो टोटल कार की जब बात की जाएगी तब समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। लेकिन किसी एक टाटा नैनो की बात कर लेते हैं या किसी एक कार की बात करते हैं, वो व्यष्टि के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अंतर्गत नहीं, समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें से जो है राजकोषीय नीति समष्टि अर्थव्यवस्था में आएगा, सरकारी बजट समष्टि अर्थव्यवस्था में आएगा, और कीमत सिद्धांत जो है ये व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। क्योंकि कीमत सिद्धांत के लिए हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जरूरत नहीं है, संपूर्ण चीज़ की। जैसे कि मानिए कोई सामान मेरा है और उसको हम चाहते हैं कि उसका कीमत लगाएं, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कीमत हम क्या लगाएं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से मुझे क्या मतलब है। तो इसलिए कीमत सिद्धांत जो है वो व्यष्टि के अंतर्गत आएगा, समष्टि के अंतर्गत नहीं आएगा। भुगतान संतुलन भी समष्टि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन अथवा मध्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। देखिए, ये है जमीन बिक्री से प्राप्त राशि। देखिए, जमीन जिसका है ना, उसकी पहले से राशि ऐड हो चुकी है कि उसकी ज़मीन है, इतने की ज़मीन है, लेकिन उससे बिक्री से तो सेम सिर्फ ज़मीन का अदला बदली हो रहा है, बाकी इससे अर्थव्यवस्था में कोई खास फायदा हो नहीं रहा है। इसलिए इसे जो है लेन देन अथवा मध्य राष्ट्रीय आय में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है दलाल का कमीशन। हाँ, दलाल का कमीशन कहने का अर्थ इसमें यह है कि शेयर बाजार में जब दलाल जो होता है बीच में, ब्रोकर जो होता है, ब्रोकर जो कमीशन लेता है उससे संबंधित है, तो वो जो है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए विकल्प का चयन करते हैं। देखिए, सबसे पहले अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं उसमें 3 फार्मूला आएगा। उस 3 फार्मूला को आप लोग रट लीजिएगा, वो मैं आज आप लोग को टेलीग्राम पे भेज दूंगा, देख लीजिएगा उस 3 फार्मूला को। उस 3 फार्मूला से आपका लगभग सब क्वेश्चन निपट जाएगा। ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि एनडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी एमपी माइनस मूल ह्रास। देखिए, यहाँ पे जैसे ही एनपी आ गया तो यहाँ पे एनएनपी ही आना चाहिए था, तब ये सही हो जाएगा। एनएनपी का आने का अर्थ है कि सकल घरेलू उत्पाद में अगर माइनस कर देते हैं मूल ह्रास को तो नेट प्राप्त हो जाएगा। तो आपको जब मैं फॉर्मूला भेजूंगा ना, फिर आप समझिएगा उसको, ऐसे नहीं समझ पाइएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर आ गया एनएनपी एफसी बराबर एनएनपी प्लस विदेशी से प्राप्त साधन, ये भी गलत है। अब नेक्स्ट है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस शुद्ध प्रत्यक्ष आय। जीडीपी माइनस होना चाहिए था, तब हो भी सकता था, लेकिन फिर भी गलत ही होगा, ये भी गलत है। अब नेक्स्ट है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी एमपी माइनस शुद्ध प्रत्यक्ष कर, ये सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। गरीबी का सेन दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोग गरीब होते हैं, ये स्पष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले सभी लोग अमीर नहीं बल्कि गरीब नहीं होते, ये भी स्पष्ट नहीं है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोग समान रूप से गरीब होते हैं, समान रूप से तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं किन्हीं के पास कम पैसा होता है, किन्हीं के पास अधिक होता है, तो समान रूप से कैसे होंगे। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोग समान रूप से गरीब नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी की धारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, जो भी कहिए, इसकी धारणा का उल्लेख जो है सर्वप्रथम अर्थशास्त्री थे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। कौन थे? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, इनके द्वारा ही ये अवधारणा दी गई थी। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न करती है। तो मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है वो उत्पन्न करती है। ठीक है। जैसे कि कोई कंपनी है,
ठीक है। कोई कंपनी है, जैसे मानिए जैकेट की कंपनी है, एक पल के लिए मान लेते हैं, और क्या हुआ कि ठंडी खत्म हो गया, ठंड का मौसम खत्म हो गया, तो जैकेट की कंपनी में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे होंगे उन्हें उनकी तो जो रोज़गार है वो बेरोज़गार हो ही जाएंगे। तो इसी से संबंधित है कि मांग और पूर्ति, जैसे ही ठंडी आएगी तो मांग घट जाएगी जैकेट की और पूर्ति खुद ही घट जाएगी। तो जो कंपनी का मालिक है वो धीरे धीरे अपने वर्कर को निकालने लगेगा, तो जैसे ही निकालेगा तो वो बेरोज़गार हो ही जाएंगे, और उसे बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोज़गारी। और इसका एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जो पहले से किसी जॉब में है, अब ये दूसरा जॉब में जाना चाहता है, ठीक है। तो इस जॉब से इस जॉब में जाने के दौरान इस बीच में इसको 2 से 3 दिन या 4 दिन का जो समय लग रहा है, उस समय में जो बेरोजगार रह रहा है उसे बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है वो अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ दिन के बाद तो जॉब ले ही लेगा ना फिर, इसलिए। जब किसी वस्तु के उपभोग में निरंतर वृद्धि होती है तो कुल उपयोगिता की स्थिति क्या होती है? जब किसी वस्तु की उपभोग में, कहने का अर्थ यह है कि जैसे समोसा है, ठीक है, और इसे आप डेली खा रहे हैं, इसे आप क्या कर रहे हैं? डेली खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, लगभग 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक लगातार खाए, तो आप जब निरंतर इसको वृद्धि होता है, निरंतर आप उपभोग कर रहे हैं, निरंतर खा रहे हैं, तो इसकी कुल उपयोगिता की स्थिति क्या होगी? जब 2 महीना 3 महीना खाइएगा ना, फिर आपको लगेगा ना इससे अच्छा तो हम कुछ और खाते, इससे अच्छा तो कुछ और खाते, तो आपकी जो है इसकी जो उपयोगिता है आपकी नज़र में धीरे धीरे कम होने लगेगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घटेगी। निम्नलिखित में से कौन सी मांग के नियम का अपवाद है? मांग के नियम का अपवाद जो है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, उपभोक्ताओं की अज्ञानता और गिफिन वस्तु। मांग का नियम क्या कहता है कि जितनी मांग होगी उतनी पूर्ति होगी, इस अनुसार से मांग का नियम है। लेकिन प्रतिष्ठा सूचक वस्तु में ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रतिष्ठा दिखाता है उसमें आप कितना भी प्राइस उसका रख दीजिए, कितना भी प्राइस रख दीजिए, जिसके पास पैसा है वो प्रतिष्ठा के रूप में उस सामान को, वस्तु को खरीद ही लेगा। उपभोक्ता की अज्ञानता, उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होगा तो वो कोई भी वस्तु खरीद लेगा। गिफन वस्तु तो मांग के नियम का बिल्कुल विपरीत चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है विलासिता वस्तुओं की मांग। विलासिता वस्तुओं की मांग जो है वो अत्यधिक लोचदार होती है। क्या होती है? अत्यधिक लोच होता है। विलासिता वस्तु का मतलब ये है कि ऐसी वस्तु जो आप शौक मौज के लिए यूज करते हैं, जैसे गीजर हो गया, फ्रिज हो गया, तो इस सब का दाम जो है जैसे थोड़ा सा बढ़ेगा ना, आप सोचेगा कि अगले साल ले लेते हैं, फिर कुछ बढ़ जाएगा, सोचेगा अगले साल ले लेंगे, कुछ दिन बाद ले लेंगे, तो यही जो है अत्यधिक लोचदार होती है। क्या होती है? अत्यधिक लोचदार होती है। और आवश्यक वस्तु जो है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है। वो क्या होती है? पूर्णतः बेलोचदार होती है। नेक्स्ट है एक उत्पादन प्रक्रिया में दूसरे उत्पादन प्रक्रिया में जाने के कारण जब व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार रहता है, इस बेरोजगारी को क्या कहते हैं? अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि एक जॉब में पहले से और दूसरे जॉब में वो जाना चाह रहे थे, इस बीच में कुछ दिनों के लिए 2 से 4 दिन 5 दिन 1 मंथ के लिए भी वो बेरोजगार रह सकता है, तो उस बेरोजगारी को हम लोग कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। अभी जस्ट हम यहाँ पे बताए थे ना, कुछ देर पहले क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे बताए हैं ना घर्षणात्मक बेरोजगारी, सेम क्वेश्चन है। एक ही वस्तु और सेवा के लिए विभिन्न क्रेताओं के भिन्न भिन्न कीमत वसूल करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहता है कीमत विभेद। क्या कहा जाता है? कीमत विभेद कहा जाता है। आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु सीमित साधन होने के कारण चयन चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा चयन की समस्या से संबंधित नहीं है? तो आय का अधिक होना जो है चयन की समस्या से संबंधित नहीं है। अगर आय अधिक हो जाएगा तो वस्तु का सीमित साधन होने के कारण चुनाव करना, मतलब मेरे पास पैसा ही अधिक होगा तो हम चुनाव करने के लिए सोचेंगे क्या? जो मन होगा वो खरीद लेंगे। तो वही बात है कि आय का अधिक होना जो है इससे संबंधित नहीं है। आय विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो अवितरित लाभ को इसमें शामिल नहीं किया जाता, बाकी पेंशन, लगान और मिश्रित आय को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, और ये तो सही है। सतत विकास से आशय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करता है। दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक मुद्रा है? तो इनमें से कौन सा ऐच्छिक मुद्रा है? चेक जो है ऐच्छिक मुद्रा है, पोस्टल ऑर्डर ऐच्छिक मुद्रा है, डिमांड ड्राफ्ट ऐच्छिक मुद्रा है, इनमें से सभी हो जाएगा। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन कदम अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकता है? तो अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए कदम उठाया पड़ता है अवमूल्यन, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवमूल्यन बोलते हैं। सीमांत आवश्यकताओं में वृद्धि का परिणाम होगा। सीमांत आवश्यकता में वृद्धि का परिणाम जो है केंद्रीय बैंक में रखे जाने वाले कोष में वृद्धि बिल्कुल नहीं होगा। बैंक के नकदी में वृद्धि ये भी नहीं होगा। प्रतिभूति में कुल मूल्य और उसके बदले दिए जाने वाले उधार में वृद्धि नहीं होगा, सब में कमी होगा, इसलिए सब गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। महंगी
मौद्रिक नीति का अनुसरण से निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा, महंगी अगर मौद्रिक नीति का अनुसरण करते हैं तो इनमें से कौन सा नहीं होगा। कुल मांग का स्तर नीचे गिरेगा, हाँ ये तो कुल मांग का स्तर नीचे गिर जाएगा जैसे ही महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण करेंगे। साख की प्रजाति आसान होगा क्योंकि ब्याज दर में कमी होगी, हाँ ये भी सही है। साख का लागत अर्थात बाजार का दर बढ़ जाएगा, हाँ ये भी सही है। लोग उधार लेने के लिए निरुत्साहित होंगे, हाँ जैसे ही महंगी मौद्रिक नीति होगा तो लोग जो है उधार लेने के लिए निरुत्साहित, मतलब उधार लेना नहीं चाहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा बाजार की तरलता पूंजी बाजार की तुलना में अत्यधिक होती है, सही है। सर्वाधिक तरलता मुद्रा बाजार में नहीं बल्कि पूंजी बाजार में पाया जाता है, गलत है। मुद्रा बाजार की प्रतिभूति प्रायः कम आय अर्जित करने वाले होते हैं, ये भी सही है। 1 और 3 इसमें सही है। भारत में सर्वप्रथम कागज रहित शेयर कारोबार का कंप्यूटर आधारित शेयर कारोबार की शुरुआत किस शेयर बाजार में हुई है। तो ये हुई है OTCEI। रटने वाला क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राजस्व प्राप्ति नहीं है। सरकार को प्राप्त होने वाला ऋण जो है ये एक राजस्व प्राप्ति नहीं है क्योंकि इसे तो फिर सरकार को चुकाना ही पड़ेगा, तो इसलिए ये राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत नहीं आता। जब सरकार उच्च राजकोषीय घाटे को पूरे करने के लिए आंतरिक स्रोत से ऋण लेती है तो इस कारण अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा घट जाती है। अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इस प्रभाव को कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्या बोलते हैं? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। नेक्स्ट, कौन सा ग्राफ प्रगतिशील कर प्रणाली को प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर प्रणाली। प्रगतिशील, आप देख रहे हैं प्रगतिशील ऊपर की ओर प्रगति कर रहा है। नेक्स्ट, लैफर वक्र किनके बीच संबंध को बताता है। तो लैफर वक्र जो है कर की दर तथा कर राजस्व की प्राप्ति के बीच संबंध को दर्शाता है। लैफर वक्र किसके बीच दर्शाता है? तो कर की दर तथा कर राजस्व की प्राप्ति के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट, जो कि इकोनॉमिक्स का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद करेंट अफेयर्स होगा। नेक्स्ट है अर्धविकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या। अर्धविकसित देश, अर्धविकसित देशों की, अर्धविकसित कहिए या विकासशील कहिए, तो इसके देशों की जो अत्यधिक संख्या होती है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से संबंधित क्षेत्र पे निर्भर करता है। नेक्स्ट, जो कि अब करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में किस देश ने ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो वो हो जाएगा अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका है। PM मोदी ने किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। तो जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत जो है गुजरात में किया गया है। हाल ही में किसको ITTF फाउंडेशन का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ITTF फाउंडेशन का एम्बेसडर शरद कमल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रांस का नया प्रधानमंत्री मिशेल वर्नियर को नियुक्त किया गया है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। US ओपन 2024 महिला एकल का खिताब आर्याना सवालेंका ने जीता था। US ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? आर्याना सवालेंका ने जीता था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे। तो भारत जो है 29 मेडल जीता था पेरिस पैरा ओलंपिक में, जिसमें से 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। और भारत कितने स्थान पे था? तो भारत 18वें स्थान पे था। कितने स्थान पे? 18वें स्थान पे। इसी में आप ओलंपिक का बात कीजिएगा तो भारत 71वें स्थान पे था, मात्र 6 मेडल जीता था, जिसमें से 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। 2025 में क्वाड की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी। तो 2025 में क्वाड की बैठक भारत में आयोजित की जाएगी। वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी वकील हैं उसको पेंशन देने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। भारत के लिए नए वित्त सचिव कौन बने? तो भारत के लिए नए वित्त सचिव हैं तुहिन कांत पांडे। कौन है? तुहिन कांत पांडे। DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर के APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड से किस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। तो अग्नि-4 का। किसका? अग्नि-4 का। नेक्स्ट है 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने। तो 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। IIT दिल्ली ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। तो UAE में। कहाँ पे? UAE में IIT दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश बना है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है अल्जीरिया। किसको एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला अध्यक्ष, ये आपका हो जाएगा रणधीर सिंह। कौन हो जाएंगे? रणधीर सिंह। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने देश की पहली बौद्धिक संपदा देखो अपना देश
पीपल्स चॉइस 2024 पीपल्स चॉइस 2024 शुरू किया है, तो यह है पर्यटन मंत्रालय। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर, जो कि इटली से संबंधित हैं। कहाँ से हैं? इटली से हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी 1 में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो सूरत को प्राप्त हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन बन रहा है? तो सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश अपना भारत बन रहा है। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो OCA के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं रणधीर सिंह। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के 2 दिन की यात्रा पर आए हैं। 2024 सितंबर के बीच ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया मॉस्को में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले फैशन पूर्वानुमान पहल विजयो NXT वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है गिरिराज सिंह। सितंबर 2024 में एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुख की 20वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है दक्षिण कोरिया में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा जो है कौन सा राज्य सरकार की है? ये क्या है? राजस्थान। लास्ट क्वेश्चन है, 8 सितंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो कुल 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन कर लिया। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।